पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन, दोस्त के रूप में गद्दार, हमेशा पाकिस्तान की जड़ें काटने वाला, इंडिया के साथ मिलकर साजिशें करने वाला, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने वाला, शिया सुन्नी फसाद करवाने वाला, इजराइल से भी बढ़कर पाकिस्तान से नफरत करने वाला, या फिर पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त, हमदर्द, बरादर इस्लामी मुल्क, हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ निभाने वाला, माली, अस्करी, सियासी, इखलाकी मदद फराहम करने वाला, पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों का असल मुहाफिज। ये वो दो नैरेटिव हैं जो ईरान के हामी और मुखालिफ पाकिस्तान में प्रेजेंट कर रहे हैं और इसके हक में और मुखालफत में बहुत सारे तारीखी वाक़यात पेश कर रहे हैं। हमायत करने वाले करंट वॉर में ईरान की मदद करने को पाकिस्तान का दीनी और कौमी फर्ज कह रहे हैं और मुखालफत करने वाले ईरान की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ की गई साजिशों और मुखालफत का जिक्र कर रहे हैं। तो हम इन दो एक्सट्रीम ओपिनियंस का जायजा ले लेते हैं कि पाकिस्तान और ईरान के रिलेशंस कब अच्छे और कब बुरे रहे हैं और इनकी वजह क्या रही है। जज्बाती बातों और नारों से हटके जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ग्राउंड रियलिटीज और डिफरेंट सिचुएशंस का जायजा ले लेते हैं। इसमें सेक्टेरियनिज्म का कितना रोल था और करंटली इस जंग में पाकिस्तान और ईरान की जो कोऑपरेशन है उसका क्या स्टेटस है। पाकिस्तान और ईरान के रिलेशंस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। प्री रेवोल्यूशन एरा, ईरान 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले, और फिर बाद का एरा। ये दो दौर जो अलग किए हैं, इनमें ना सिर्फ जो ईरान है वहाँ पर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चेंज हुआ, उनकी फॉरेन पॉलिसी भी चेंज हुई, उनके दोस्त और दुश्मन चेंज हुए, एलाइज चेंज हुए। दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी कुछ हद तक ऐसा हुआ और उसमें 1-2 साल का फ़र्क आया। लेकिन ये ईरानियन रेवोल्यूशन ने सोसाइटी को, ईरान के गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। लेकिन पाकिस्तान में भी इसी तरह का एक चेंज आया था 77 में, 2 साल पहले। बस उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट थी, यानी ईरान जिस डायमेंशन पर जा रहा था पाकिस्तान 180 डिग्री ऑपोजिट जा रहा था। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग ये गलती करते हैं, वो इस सारे चेंज को एक सेक्टेरियन एंगल से देखते हैं कि ईरान में एक सेक्टेरियन गवर्नमेंट आ गई तो इस वजह से एक्सट्रीमिज्म वहाँ पर आ गया और ईरान की सराउंडिंग्स जो हैं, जो हमसाए हैं, वो अफेक्ट हुआ और उनमें पाकिस्तान भी अफेक्ट हुआ। लेकिन सेक्टेरियनिज्म वो रूट कॉज नहीं है जिसकी वजह से पाकिस्तान से भी इसके ताल्लुक ऊपर नीचे हुए हैं। जो कि ईरान की मुखालफत करने वाले उसे पाकिस्तान के साथ ईरान की गद्दारी कहते हैं। यहाँ सबसे पहले प्री 97 एरा जो है उसे देखना है, क्योंकि ये वो टाइम था जब ईरान की जानिब से पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट किया गया। दुनिया में सबसे पहले पाकिस्तान को एज अ कंट्री एक्सेप्ट करने वाला मुल्क ईरान बना। कश्मीर के मामले पर भी ईरान ने एक प्रिंसिपल स्टांस बनाया। जंगों में भी ईरान ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। एक दूसरे के लिए वीज़ा फ्री थे, ज़ियारात के लिए बड़ी आसानी से लोग ईरान चले जाते थे। ईरान के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनी थी, पाकिस्तान और टर्की की, जिसे RCD कहा गया, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट। मतलब कि इस दौर में पाक ईरान क्लैशेस की खबर नहीं आई। बॉर्डर्स दोनों के प्रॉपर इस्टेब्लिश हो गए एंड एटसेट्रा। इस वक्त ईरान पर शाह ईरान मोहम्मद रजा पहलवी की हुकूमत थी, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश और सोवियत यूनियन की मदद से बादशाह बने थे। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड और कोल्ड वॉर के स्टार्ट तक इनकी एफिलिएशन ज़्यादा वेस्टर्न ब्लॉक के साथ हो गई थी, जिसे USA लीड कर रहा था और UK उसका एक मेन रुकन था। US ने इस एरिया में कम्युनिज्म या सोवियत आइडियोलॉजी कह लें, रोकने के लिए मुख्तलिफ कंट्रीज के अलायंसेस बनाए, जिसमें US सेवियर बन गया था कैपिटलिज्म का कम्युनिज्म के खिलाफ। इन अलायंसेस को US मिलिट्री एड, फाइनेंशियल एड देता था। इसमें एक बहुत पॉपुलर अलायंस जो आज भी एक्टिव है वो नेटो है। इसी तरह एक अलायंस मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में भी बना, जिसे शुरू में मेटो कहते थे, मिडिल ईस्टर्न ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बाद में इसका नाम रख दिया सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ईरान जो है वो वेस्टर्न अलाय होने की वजह से सेंटो का मेंबर बन गया था। यहाँ पाकिस्तान भी क़याम के फ़ौरन बाद इंडिया से जंग होने की वजह से और कश्मीर के इशू की वजह से एक सिक्योरिटी कवर चाहता था और आइडियोलॉजिकली भी हमें कम्युनिस्ट USSR की बजाय, जो कि खुदा को मानते ही नहीं, एथियस्ट थे, पाकिस्तान को उनकी निस्बत जो अपने अहले किताब थे, क्रिश्चियंस के करीब होना आसान था। पाकिस्तान उनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल था, उनका एलाय बन गया। हमारी एलीट क्लास के भी इंटरेस्ट इधर ही थे एंड मेनी मोर रीजंस, जिनकी वजह से पाकिस्तान उसका मेंबर बन गया। और इसीलिए फिर पाकिस्तान, टर्की और ईरान ने मिलकर RCD भी बनाई, क्योंकि
इनके मिलिट्री एसेट्स भी वेस्ट से ही आते थे, यूजुअली यूएस के ही आते थे, और उसके अलावा इनके जो इंटरेस्ट थे वो भी अलाइंड थे, एक ही कैंप के थे। 1979 तक पाक ईरान में कोऑपरेशन ही नजर आती है, कोई क्लैश नजर नहीं आता। ये जो रीजंस आपको बताए हैं इन्हीं की वजह से। यहां ये याद रखना है आपने कि ईरान उस वक्त भी शिया मेजॉरिटी स्टेट था। वहां के किंग मोहम्मद रजा पहलवी भी शिया थे, मतलब सेक्टेरियन डिफरेंस तब भी मौजूद था। पाकिस्तान तब भी सुन्नी मेजॉरिटी था, लेकिन कोई क्लैश बीच में नजर नहीं आता। हाँ, इस वक्त ईरान और इंडिया के टाइज कहने को ठीक थे, कुछ प्रोजेक्ट्स भी इकट्ठे किए, लेकिन जब पाक इंडिया क्लैशेस की बात आती थी तो बकायदा ईरान पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, जिसकी वजह से इनके इंडिया के साथ रिलेशंस खराब भी हो जाते थे। उसका एक रीजन ये भी था कि इंडिया खुद को वैसे तो नॉन अलाइनमेंट का फ्लैग बेरर कहता था कि मैं जी ना वेस्टर्न कैंप में हूँ ना सोवियत कैंप में हूँ, लेकिन रियलिटी ये थी कि इंडिया और सोवियत यूनियन एलाइज थे। जैसे पाकिस्तान का ज़्यादातर मिलिट्री हार्डवेयर यूएस से, वेस्ट से आता था, वैसे ही इंडिया की पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा की मिलिट्री कोऑपरेशन सोवियत यूनियन के साथ थी। आज भी आप देख लें, उनके आज भी मिलिट्री एसेट्स रशिया के बने हुए हैं, बहुत सारा इक्विपमेंट इंडिया को सोवियत यूनियन से आता था। इसीलिए मिडिल ईस्ट की भी अगर बात करें, जो कंट्रीज प्रो सोवियत थे उनके इंडिया से टाइज ज़्यादा अच्छे थे, और प्रो वेस्टर्न स्टेट से इंडिया उतना करीब नहीं था। ये मुल्क ज़्यादा पाकिस्तान से करीब थे, जैसे इजिप्ट पर कम्युनिज्म का इन्फ्लुएंस था और सोवियत अलाय भी था इजिप्ट, तो इंडिया के इजिप्ट से ताल्लुक अच्छे थे। और टर्की देख लें कि जो नेटो का मेंबर भी था और वेस्टर्न आइडियोलॉजी के ज़्यादा करीब था, इंडिया के टर्की के साथ ताल्लुकात कभी भी अच्छे नहीं हो सके। तो अगर ब्लॉक पॉलिटिक्स यहां तक समझ लिए आपने तो आगे समझना बहुत आसान है। अब आ जाएं पोस्ट 1979 एरा में, लेकिन यहां थोड़ी बात करेंगे कि पाकिस्तान में 1977 में क्या हुआ था। इससे पहले पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत थी, जो पाकिस्तान को वेस्टर्न कैंप से तकरीबन निकाल चुके थे। उनकी फाइनेंशियल पॉलिसी सोशलिज्म पर बेस्ड थी, जिसे कम्युनिज्म का इकोनॉमिक आर्म कह सकते हैं। उन्होंने इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया था, जो कि कम्युनिज्म का बेसिक तरीका था और कैपिटलिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट था। उनकी जो फॉरेन पॉलिसीज भी थी उसमें चाइना से, यूएसएसआर से बेहतर ताल्लुकात की पॉलिसी थी। इसलिए 1977 में पाकिस्तान का जो मिलिट्री कू है, जिसमें जनरल ज़िया गवर्नमेंट ओवरटेक करके आ गए थे, इसे हम ईरानियन रेवोल्यूशन का ऑपोजिट कह सकते हैं। इसीलिए जब ईरान में नई गवर्नमेंट आई और कुछ वाकयात जैसे यूएस एम्बेसी पर कब्जा हुआ, बैंड XYZ, वेस्ट के ताल्लुकात ईरान से बहुत जल्दी खराब हो गए, तो ईरानियन सिस्टम खुद को डिफेंड करने के लिए सोवियत कैंप की तरफ चला गया। इस दौरान सदाम हुसैन ने ईरान पे अटैक किया, जिसमें शिया सुन्नी फैक्टर भी था, ऑयल की लड़ाई थी, लेकिन मेन बात ये थी कि वेस्ट और अरब्स ने ईरान में सोवियत इन्फ्लुएंस देख के ये जंग इनिशिएट की और इराक को सपोर्ट किया। सब अरब मुल्क उसे पैसे दे रहे थे, यूएस उसे असला दे रहा था, जिसकी वजह से ईरान और ज़्यादा सोवियत यूनियन के करीब हो गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान में अनरेस्ट की वजह से और फिर 1979 में सोवियत इन्वेजन की वजह से वेस्ट के मजीद करीब हो गया। आई होप पिक्चर क्लियर हो गई होगी। पहले एक ही कैंप था पाकिस्तान और ईरान का, फिर 1970s में पाकिस्तान भुट्टो दौर में सोवियत आइडियोलॉजी कुछ हद तक अडॉप्ट करता है, जबकि ईरान यूएस एलाय रहता है, और फिर 79 में पाकिस्तान वापस जो वेस्टर्न कैंप है, जो कैपिटलिज्म है, उसकी तरफ वापस चला जाता है और ईरान सोवियत कैंप में चला जाता है। इस अलाइनमेंट के बेनिफिट्स थे। एक तो ये बात होती है कि ज़ियाउल हक ने यूएस की वजह से अफगानिस्तान में जंग छिड़ी या प्रॉक्सीज को स्ट्रेंथन किया। ये काम भुट्टो साहब के दौर से ही शुरू हो गया था। पाकिस्तान ने भी अफगान गवर्नमेंट के खिलाफ जो कबायली लीडर्स थे, मुजाहिद भी खुद को जो कहलवा रहे थे, तो उन्हें भुट्टो साहब के टाइम पर सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान अपने गेन्स की वजह से वेस्टर्न कैंप में था और ईरान अपने डिफेंस के लिए, खुद को सेफ रखने के लिए सोवियत अलाय बन गया था। यहाँ एक पाकिस्तान का जो गेन था उसे मेंशन करना जरूरी है कि हमने इसी एरा में एक एटॉमिक बॉम्ब भी बनाया था। एक और चीज के पाकिस्तान वो पहला मुल्क था जिसने इन डिफरेंसेस के बावजूद ज़ियाउल हक की गवर्नमेंट ने ईरान की रेवोल्यूशनरी इस्लामिक गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया था, और पाकिस्तान की ज़िया गवर्नमेंट ने ही अरब कंट्रीज और यूएस प्रेशर के बावजूद इराक का साथ नहीं दिया, बल्कि ईरान को सपोर्ट किया। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि पाकिस्तान ने ईरान को मिलिट्री असिस्टेंस भी प्रोवाइड की और फिर इराक और ईरान में सीज फायर करवाने में भी अहम किरदार अदा किया। इसी वजह से सदाम हुसैन के सुन्नी होने के बावजूद पाकिस्तान के रिलेशनशिप इराक के साथ ज़्यादा दौर में अच्छे नहीं रह सके, जबकि ईरान
की शिया हुकूमत और यूएसएसआर से ताल्लुक के बावजूद पाकिस्तान उसे सपोर्ट करता रहा। रिसेंट इंसिडेंट है एक 2015 में, जब सऊदी अरेबिया का प्रेशर के बावजूद पाकिस्तान ने यमन में लड़ने के लिए फौज नहीं भेजी। अच्छा, इस दौर में सब कुछ ही अच्छा नहीं रहा। पाकिस्तान के अंदर सेक्टेरियन क्लैशेस शुरू हो गए, जिसमें सऊदी अरेबिया पर सुन्नी तंजीमों की फंडिंग का इल्ज़ाम लगा और ईरान पर शिया तंजीमों को सपोर्ट और फंड देने का इल्ज़ाम लगा। इसी दौर में जब सऊदी अरेबिया और अरब कंट्रीज पाकिस्तान के रास्ते अफगानियों को जंग लड़ने के लिए फंड्स दे रहे थे, दूसरी तरफ ईरान इराक के खिलाफ जंग लड़ने के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान से शिया नौजवानों को वॉलंटियर करवा रहा था, भर्ती कर रहा था। अफगान इशू पर भी दोनों के दरमियान डिफरेंसेस बढ़ गए। खासतौर पर तालिबान के आने के बाद ईरान नॉर्दर्न अलायंसेस को सपोर्ट कर रहा था, जबकि पाकिस्तान तालिबान का सपोर्टर बन गया। अब ये जो 90s का एरा है, इसमें खास तौर पर पाक ईरान रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया, जो कि फिर 2000s में मजीद ज्यादा हो गया। एक तो सेक्टेरियन टारगेट किलिंग पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हुई, जिसमें शिया सुन्नी स्कॉलर्स दोनों जाँ बहक हुए, जिसमें यह इल्जाम भी लगता रहा कि ईरान की तरफ से शिया तंजीमों को फंडिंग हो रही है। फिर ईरान को पाकिस्तान से गिला रहा कि पाकिस्तान से ईरानी हुकूमत के खिलाफ जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जैसे मुजाहिदीन खल्क, इन्हें पाकिस्तानी बलूचिस्तान में पनाह मिलती है, असला फंडिंग भी मिलती है, जिससे फिर वो अफगानी फौज के खिलाफ अटैक्स करते हैं। यही गिला पाकिस्तान को भी ईरान से है। वैसे तो ईरानियन गवर्नमेंट प्रो सोवियत हो गई और इंडिया के भी सोवियत कैंप में अच्छे टाइज थे, तो पोस्ट 1979 एरा में ईरान और इंडिया के रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हो गए। मिलिट्री कॉपरेशन भी शुरू हुआ, ट्रेड भी स्टार्ट हुआ। इंडिया ने ईरान की चाबहार पोर्ट को भी बनाने में फंडिंग की। पाकिस्तानी एजेंसियां बार बार ये कहती रहीं कि अफगानिस्तान के रास्ते इंडियन एजेंट्स पाकिस्तान में टेररिज्म करने आते हैं और ईरान में इन्हें सहूलतकारी होती है, ईरानी पासपोर्ट मिल जाता है, फिर जाली नामों से वो पाकिस्तान आते हैं। मुशर्रफ दौर में अकबर भुट्टी साहब की मौत के बाद और पहले भी बलोच अलहदगी पसंद जो अनासिर हैं, वो ईरान में अपने बेस कैंप बनाते हैं और पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं। और पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है कि इन्हें भी ईरान से सपोर्ट मिल जाती है। पाकिस्तान का ईरान से एक और गिला है, विच इज़ शेल्टरिंग द गैंगस्टर्स एंड लीडर्स ऑफ लियारी गैंग वॉर। उज़ैर बलोच, रहमान डकैत, अरशद पप्पू, ये सब लोग ऑपरेशन के दरमियान भाग के ईरान में ही छुपते रहे। अब भी कराची में भत्ते का नेटवर्क चलाने वाले, अरबों रुपया भत्ता वसूल करने वाले गैंगस्टर्स वसीउल्लाह लाकू, बहादुर पीएमटी, समद काथियावाड़ी और जमील छांगा जैसे सब भत्ताखोर ईरान से ही ऑपरेट करते हैं। तो पाकिस्तान ईरान के साथ इन सबको पनाह देने का शिकवा करता रहा है, जबकि ईरान जैशुल अदल और जंतुल्लाह जैसे ग्रुप्स को पाकिस्तान से सपोर्ट मिलने की बात करता रहा है। क्रॉस बॉर्डर सिनेरियो में दोनों साइड के ये जो ग्रुप्स हैं, वो पाकिस्तान और ईरान में कार्रवाइयाँ करते रहे हैं। इसी वजह से 2024 के शुरू में ईरान में और पाकिस्तान के दरमियान क्रॉस बॉर्डर क्लैशेस हुए हैं। ईरान ने 2 ड्रोन अटैक्स किए पाकिस्तान पे, पाकिस्तान ने भी फिर आगे से जवाब दिया। मगर सिर्फ यही वाकया नहीं है, 2014 से दोनों के दरमियान क्लैशेस का सिलसिला चलता रहा है। 2014 में मई से लेकर दिसंबर तक ईरान की तरफ से 3 दफ़ा पाकिस्तान पर हमला किया गया, बल्कि एक बार ईरानी गार्ड्स ने पाकिस्तान के एक कस्बे नौकुंडी पर 6 घंटे के लिए कब्जा भी कर लिया था। 2015 में भी ईरान की तरफ से पाकिस्तान में बॉम्बिंग का वाकया पेश आया। 2017 में पाकिस्तान के JF-17 ने ईरान का शाहिद ड्रोन गिराया। फिर 2021 में एक सोल्जर ईरानी सरजमीन से फायरिंग के नतीजे में जाँ बहक हुआ। 2023 में भी ऐसे वाकयात पेश आए। तो रिलेशंस ख़राब रहे हैं दोनों मुल्कों के। एक गैर मुसद्दका वाकया भी बयान किया जाता है इसी सिलसिले में कि ज़िया दौर में एक एहसास अदारे के शिया ऑफिसर ने बलूचिस्तान में ईरान की मदद से बगावत का मंसूबा बनाया, लेकिन सिक्योरिटी अदारों को पता चला तो उन्होंने उस अफसर के घर का घेराव किया। इसके बाद की तफसील के हवाले से 2 मौक़िफ़ हैं। एक ये कहता है कि वो और उनकी फैमिली फायरिंग के तबादले में मारे गए। दूसरा ये कहता है कि घर में स्टोर्ड जो असला था, जो बगावत के लिए यूज़ होना था, वही फट गया और सारे उसमें मारे गए। बताने वाले बताते हैं कि उस मारे जाने वाले ऑफिसर का वालिद पुलिस से रिटायर्ड SSP था और उस वाक़े में वो भी जान से गया, जबकि उसका एक भाई खुद भी एक एहसास अदारे का ऑफिसर था। मुल्क से बाहर होने की वजह से वो बच गया और फिर एक बड़ी सीनियर पोस्ट से रिटायर हुआ। कहा जाता है कि इस बच जाने वाले भाई की एक प्रेसिडेंट से भी बहुत करीबी दोस्ती थी।
इस दौरान में डिप्लोमेटिक लेवल पर भी पाक ईरान रिलेशंस में कुछ मेजर डिस्ट्रप्शंस आई हैं। जैसे 1994 में पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पेश करना चाहता था कश्मीर के हवाले से। अगर वो रेजोल्यूशन वहाँ पेश हो के पास हो जाती तो उसकी बेस पर यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया पर सैंक्शंस लगवाने को तैयार बैठे थे, और शायद ये वो टर्निंग पॉइंट होता कि इंडिया पर प्रेशर पड़ता और पाकिस्तान वुड हैव अचीव्ड अ बिग विन। पाकिस्तान की इस सारी प्लानिंग को जिस मुल्क ने नाकाम बनाया वो ईरान था। वैसे तो ईरान कश्मीर की अवाम के हक में बात करता रहा है और कहता रहा है कि कश्मीरियों की अवाम को उनका हक मिलना चाहिए, लेकिन उस वक्त ईरान ने इंडिया को सपोर्ट किया और पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़ा हो गया। इस सारी सिचुएशन में मेन पॉइंट ये था कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल में रेजोल्यूशन पेश करने के लिए उसका ओआईसी की तरफ से आना ज़रूरी था, और ओआईसी में जॉइंट स्टेटमेंट पेश करने के लिए उसका यूनानिमस होना ज़रूरी था। यानी एक मुल्क भी उसे अपोज कर दे कि ये रेजोल्यूशन प्रेजेंट नहीं करनी तो फिर वो प्रेजेंट नहीं हो सकती। तो ईरान ने उस वक्त इंडिया की वजह से वो रेजोल्यूशन वीटो कर दी, जिसकी वजह से पाकिस्तान का कश्मीर के मामले को लेकर एक बहुत बड़ा चांस मिस हो गया। यहाँ आर्ग्यूमेंट ये भी किया जा सकता है कि सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया बैठा था जो इस रेजोल्यूशन को वीटो कर सकता था। तो ये हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब सोवियत यूनियन टूटा हुआ था, ताज़ा टूटा था। रशिया बहुत वीक कंडीशन में था और बोरिस येल्त्सिन रशिया के प्रेसिडेंट थे, जिन्हें यूएस का पपेट प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। मतलब अगर रेजोल्यूशन आती सिक्योरिटी काउंसिल में तो यूएस इन्फ्लुएंस की वजह से रशिया या तो एब्सेंट रहता या फिर वीटो ना करता। मतलब इन शॉर्ट, इन सिंपल वर्ड्स, ये वो चांस था जिसमें ऑड्स पाकिस्तान के फेवर में थे, मगर ईरान की वजह से ये मौका पाकिस्तान के हाथ से चला गया। इसके बाद थ्रू आउट इंडिया और ईरान के टाइज अच्छे ही रहे हैं, लेकिन उसमें पाकिस्तान मुखालफत कम और ब्लॉक पॉलिटिक्स का अमल दखल रहा है। इंडिया बीइंग अ बिग मार्केट ईरान के लिए पुरकशिश है, और इंडिया में भी शिया मुस्लिम की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, और इंडिया वैसे भी ज़्यादातर मुस्लिम मुल्कों से अपने ताल्लुक अच्छे कर चुका है। इस सारी स्टोरी का जो निचोड़ है वो है कि ईरान और पाकिस्तान के रिलेशंस ऊपर नीचे होते रहे हैं, लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि ईरान गद्दार है। और जो भी बातें और इंटरनेशनल रिलेशंस हमने डिस्कस किए उनमें हाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड डिफरेंट अप्रोच की वजह से ऊंच नीच होती रही है। अब वही बात कि पाकिस्तान क्यों भाई साहब इतना एक्टिव हुआ खड़ा है सुलह करवाने में, पीस ट्रीटी करवाने में इन बिटवीन ईरान एंड यूएस। तो पाकिस्तान का ये रूल आज का नहीं है। पाकिस्तान शुरू से एक इंटरनेशनल एक्टर रहा है। अभी हमने जिक्र किया कि इराक ईरान वॉर में पाकिस्तान मीडिएशन का पार्ट रहा। उससे पहले यूएस और चाइना के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो भी पाकिस्तान के थ्रू शुरू हुए थे। हेनरी किसिंजर पाकिस्तान के थ्रू चाइना गए थे। बहुत से मुल्कों की इंडिपेंडेंस के लिए पाकिस्तान ने एफर्ट्स की हुई हैं। कुछ का जिक्र कर देता हूं मैं आपके साथ। इंडोनेशिया के लिए पाकिस्तान ने नेदरलैंड्स के जहाज़ों को कायदे आज़म साहब के कहने पे कराची एयरपोर्ट पर रोक दिया था, जिनमें असला भरा हुआ था, ताकि वो असला इंडोनेशियंस के खिलाफ इस्तेमाल ना हो सके। पाकिस्तान ने 1952 में मोरक्को के एक लीडर थे जो बाद में मोरक्को के प्राइम मिनिस्टर भी बने, उन्हें यूनाइटेड नेशंस में स्पीच करने के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट इशू कर दिया था, क्योंकि फ्रांस उन्हें अपना सिटीजन कहकर यूएन में स्पीच से रोकना चाहता था। फिर वो पाकिस्तानी सिटीजन की हैसियत से वहां पर स्पीच कर सके। तंजानिया की इंडिपेंडेंस के लिए भी पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई। उस वक्त के यूएन में पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव थे पथरस बुखारी साहब, उनके नाम की तंजानिया में रोड भी है टू शो ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स हिम। पाकिस्तान ने इजिप्ट को वापस ओआईसी में शामिल करवाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ईरान सऊदी अरेबिया टेंशन्स में भी डी एस्केलेशन और मीडिएशन करवाने में किरदार अदा किया था। पाकिस्तान का 5 ईयर प्लान अयूब खान साहब के दौर में इतना सक्सेसफुल हुआ कि उसे साउथ कोरिया ने भी फॉलो किया और एक अच्छी इंडस्ट्रियल स्टेट बन गई। पाकिस्तान एडमिरल सईद ने सिंगापुर पोर्ट बनाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। फिर पाकिस्तान ने एमिरेट्स एयरलाइन के लिए अपने 2 जहाज दिए, एमिरेट्स को क्रिटिकल सपोर्ट दी, टेक्निकल सपोर्ट, और उनके एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग भी दी। एयर माल्टा पाकिस्तान ने 20% पार्टनरशिप पर एयरलाइन बनाई थी। इंटरनेशनल पीस कीपिंग मिशंस में पाकिस्तान अपना रोल प्ले करता रहा है। 1990s में पाकिस्तान ने बॉस्निया को मिलिट्री सपोर्ट भी दी थी ताकि वो सर्बियन आर्मी के खिलाफ अपना डिफेंस कर सके। फिर पाकिस्तान ने श्रीलंका को तमिल टाइगर्स के खिलाफ लड़ने के लिए सपोर्ट किया, उनकी मिलिट्री को
ट्रेन किया, उन्हें इक्विपमेंट दी, वेपन्स दिए, इंटेलिजेंस शेयरिंग की एंड सो ऑन। तो ये पाकिस्तान का इंटरनेशनल रोल आज का नहीं है भाई। ये जो आवाजें उठ रही हैं, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने शदीद जलकर कहा कि पाकिस्तान एक ब्रोकर कंट्री है, वो ये भूल गया है कि मोदी साहब जो हैं ये कहते रहे हैं कि मैं रशिया और यूक्रेन की जंग रुकवा दूंगा। तो क्या वो वहां दलाली करने जा रहा था? बहुत से मामलात में आपको अपनी लीडरशिप पर एतराज हो सकता है, लेकिन जब आपको, मुझे और हमारी करोड़ों अवाम, बेशक हम नहीं चाहते कि हमें ये रिप्रेजेंट करें, लेकिन अगर तो वो कर रहे हैं अब और पाकिस्तान के नाम की इज्जत बढ़ रही है, तो हम सब अच्छा नहीं बोल सकते अपने ही मुल्क के बारे में। तो इतना जरूर कर सकते हैं कि हम बोले ही ना, क्योंकि पाकिस्तान ही हमारी आइडेंटिटी है, कोई पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिशियन नहीं। वी नीड टू स्टे यूनाइटेड इन ऑल दिस। अच्छा, एक बात ये भी है कि पाकिस्तान ये क्यों कर रहा है, ये पीस ट्रीटी क्यों करवाना चाह रहा है, तो करवाने की वजह पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। पहली वजह तो ये है जी कि हमें किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना पड़ रहा। कोई हमारे अपने ही मुल्क में कोई शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन नहीं बन गई, कोई एम्बैरेसमेंट नहीं बनी पाकिस्तान के लिए। और दूसरा ये कि हम सब मुल्कों से मीडिएटर की हैसियत से राब्ते में हैं और डी एस्केलेशन के लिए रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट है कि इजराइल कुछ ईरानियन लीडर्स को हिट करना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान के कहने पर यूएस ने इजराइल को ये सब करने से रोका है कि मुज़ाकरात सक्सेसफुल हो सकें। फिर पाकिस्तान ने सबसे पहले आयतुल्लाह खामेनी की शहादत की मजम्मत भी की और सऊदी अरेबिया पे होने वाले अटैक्स की भी मजम्मत की। फिर ईरान को सऊदी अरेबिया के दरमियान जो मसला बनने वाला था वो भी पाकिस्तान ने रोका और सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की वजह से ही ईरान से किसी डायरेक्ट फाइट में इन्वॉल्व नहीं हुआ। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए सऊदी अरेबिया को ये बात पहुंचाई कि वो सऊदी इंस्टॉलेशंस पर अटैक नहीं कर रहा, बल्कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। फिर पाकिस्तान को मीडिएशन का और क्या फायदा हुआ है? अब अगर फायदे की बात करनी है, हमने यहाँ जज्बा जुनून, हम ह्यूमन राइट्स नहीं याद रहते लोगों को, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने के बाद जो ईरानी सिस्टम जो बना, उसके थ्रू जो पहला शिप क्रॉस हुआ हॉर्मुज़ से, वो पाकिस्तान का था। नॉट अ बिग अचीवमेंट, बट मेंशन करना जरूरी था। उसका नाम भी कराची था। और पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस भी उस तरह से नहीं आया, स्पेशली जिस तरह का बर्डन और हालात ऑलरेडी मुल्क के हैं, क्राइसिस वैसा नहीं आया जैसा बाकी मुल्कों को फेस करना पड़ रहा है। पाकिस्तान बीइंग द मीडिएटर, नॉट टेकिंग एनी साइड्स, सऊदी अरेबिया की साइड पर नहीं जा खड़े हुए या ईरान के साथ नहीं जुड़ गए, उसकी वजह से ग्लोबल ट्रस्ट पाकिस्तान को लेकर डेवलप हुआ है। इस पर इंडियन गवर्नमेंट का जलना बनता है। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो कि पूरी उम्र एक करियर डिप्लोमेट रहा है, उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल देखे कहां पहुंच गया है, डिप्रेशन में जा रहा है। पाकिस्तान के गेम्स देखकर 1 साल से पाकिस्तान की ग्लोबल इमेज बेहतर होने की वजह से वो सकते में है और उसे समझ नहीं आ रही कि उसने बोलना क्या है, जिस पर इंडियन पब्लिक उसे क्रिटिसाइज कर रही है कि फॉरेन मिनिस्टर होकर के ये किस किस्म की जुबान इस्तेमाल कर रहा है। एनीवे जी, अब आप बताएं आपका क्या ख्याल है कि ईरान पाकिस्तान का दोस्त है, दुश्मन है, गद्दार है, मुनाफिक है, हमदर्द है, क्या है? दिस इज अली सुहेल साइनिंग ऑफ।